हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से क्लास 6 की जो मल्हार बुक नई बुक लगी है, इस बुक से तीसरा चैप्टर जिसमें एक कविता है पहली बूंद। ये कविता लिखी है गोपाल कृष्ण कौल ने और इस कविता में जब भीषण गर्मी के बाद बरसात की पहली बूंद गिरती है उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, हमारी कविता का शीर्षक है पहली बूंद। कविता का शीर्षक है पहली बूंद और ये कविता मल्हार बुक्स में, आपकी जो नई एनसीईआरटी बुक में लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली बूंद, इस कविता को हम पहले पढ़ेंगे। पहली बूंद का अर्थ है जब बरसात भीषण गर्मी के बाद पहली बार बारिश होती है तब उसके बाद क्या होता है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। आइए कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे, फिर हम इस कविता के बारे में जानेंगे। तो कवि क्या कहता है कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की लय अंगड़ाई। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। और इस कविता के लेखक गोपाल कृष्ण कौल। तो इस कविता को गोपाल कृष्ण कौल जी ने लिखा है और इस कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर यह धरती प्यासी है। कब होती है धरती प्यासी? जब ग्रीष्म ऋतु आता है। अभी देखिए आजकल बसंत ऋतु है, इसके बाद आपकी ग्रीष्म ऋतु लगेगी मई जून में, जिसमें भीषण गर्मी होती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है ना। और अभी देखेंगे आप, अभी तो बसंत ऋतु है, चारों तरफ जो है नए नए कोंपल आ रही हैं, नई नई जो है पौधों में नए फूल आ रहे हैं, नई पत्तियां आ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब भीषण गर्मी होती है तो सारी धरती के जो प्राणी हैं वो हाहाकार। अब प्राणी का अर्थ देखिए, हम मनुष्य तो अपने लिए कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो जीव जंतु हैं, वो पशु पक्षी हैं, वो प्रकृति पर निर्भर हैं। ये पेड़ पौधे प्रकृति पर निर्भर हैं। उनके लिए हम कोई एसी नहीं लगाते, उनके लिए कोई पंखा नहीं होता है। यदि प्रकृति उनको पानी देगी तभी वो प्यास बुझाते हैं। उन जीव जब भीषण गर्मी के कारण वो नदियां, वो तालाब सूख जाते हैं, तो इन पशु पक्षियों के लिए पानी तक जो है इनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। तो इनका जन और जीवन जो है क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है। और मनुष्य देखिए, सबके साथ पास जो है सारी संसाधन नहीं होते हैं। तो जो निम्न वर्ग के लोग भी हैं, जो रोडों के किनारे सोते हैं, जो सड़कों के किनारे सोते हैं,
उनके लिए भी जो है ये भीषण गर्मी इनके लिए जो है जान निकालने वाली होती है। तो इस भीषण गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु की पहली बूंद धरती पर आती है तो देखिए कई बीज जो हैं इस धरती में मिट्टी के अंदर रहता है, लेकिन जब तक उस धरती पर पानी की बूंद नहीं आती है तो वो जो बीज है उसमें भी अंकुर नहीं आता है। वो अंकुर कब फूटता है? जब वर्षा ऋतु आती है। आपने वर्षा ऋतु में देखा होगा चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं हरे भरे हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ कवि, क्या कहा उन्होंने यह धरती पर मानसून की पहली वर्षा के ताजगी भरे प्रभाव को दर्शाती है। यानी कि जब मानसून में पहली बार वर्षा होती है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस कविता में हम वही पढ़ रहे हैं कि जब मानसून आता है तो उसके क्या क्या प्रभाव हमारी प्रकृति पर पड़ रहा है और उस बारिश से जो है चारों तरफ का जो वातावरण है वो ताजगी से प्रभावित हो जाता है, सभी जो है ताजगी से जो है भरा हुआ दिखता है, जो पुनर्जीवन, नए जीवन और प्रकृति के आनंद का प्रतीक है। तो ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म हो रहा हो, ठीक है, जहाँ पशु पक्षी बिल्कुल सूख जाते हैं, प्यासे भूखे प्यासे, क्योंकि ना तो उनको घास फूस मिलती है खाने को और ना ही सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन उस समय जब मानसून आता है और उस मानसून की पहली बूंद आती है उससे चारों तरफ का वातावरण क्या हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इस कविता की कुछ पंक्तियों को यहाँ पर आपके सामने लिखेंगे, जो 4 पंक्तियां हैं उन पंक्तियों का अर्थ। तो पहली पंक्तियों में कवि क्या कहता है, ठीक है, तो इस कविता की पहली पंक्तियों में कवि कहता है कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की लय अंगड़ाई। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। तो आप साथ में यहाँ पर शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? पावस, वर्षा ऋतु। ठीक है, वह पावस का प्रथम दिवस, प्रथम दिवस यानी कि पहला दिन, इधर वह पावस का प्रथम दिवस, आइए, प्रथम दिवस यानी कि पहला दिन, पहला तो पौ ही रहने दे, दिन, वह पावस का प्रथम दिवस यानी पहला दिन, पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद यानी पहली, धरा यानी पृथ्वी, धरा कहा जाता है पृथ्वी को। जब वर्षा ऋतु की पहली बूंद इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, आप इसे धरती कहें, पृथ्वी करें, इसी के पर्यायवाची है, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आती है, अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर जानते हैं आप, बीज से निकला एक छोटा सा पौधा, अंकुर होता है बीज से निकला एक छोटा पौधा, बीज से निकला एक छोटा पौधा जिसे हम अंकुर कहते हैं। अंकुर फूट पड़ा यानी बाहर निकल आया, फूट पड़ा अर्थात बाहर निकल आया। अंकुर फूट पड़ा अर्थात बाहर निकल आया। तो जब वर्षा ऋतु की पहली बूंद इस धरती पर, इस पृथ्वी पर गिर पड़ती है तो अंकुर फूट पड़ा यानी कि बीज से निकला हुआ एक छोटा सा पौधा वो फूट पड़ता है यानी बाहर निकल आता है धरती से। नवजीवन ने ले अंगड़ाई, नवजीवन, नया जीवन, नवजीवन अर्थात नया जीवन।
और अंगड़ाई शरीर को खींचकर फैलाने की क्रिया। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप अंगड़ाई लेते हैं, शरीर को खींचकर, शरीर को खींचकर फैलाने की क्रिया। शरीर को खींचकर फैलाने की क्रिया को कहा जाता है अंगड़ाई। तो क्या कहा, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु की जब पहली बूंद इस धरती पर, इस पृथ्वी पर गिरती है तो एक नया पौधा निकल आता है, धरती से एक नया पौधा निकल आता है और ऐसा लगता है जैसे कि नया जीवन। जब आप सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, सुबह आपका शरीर, आपकी जो तन मन जो है तरोताजा, आप जो है एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप जो है सुबह उठते हैं और अपने शरीर को खींचते हैं। तो वही अंगड़ाई कहा जाता है, शरीर को खींच कर फैलाने की क्रिया, जिसमें आप खूब जो है अपने शरीर को ऊपर से पूरा खींच करके अंगड़ाई लेते हैं। तो यानी आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें कवि कहता है कि वर्षा ऋतु का पहला दिन आते ही जब पहली बूंद धरती पर गिरी तो प्रकृति में एक नया उत्साह जाग उठा। तपती गर्मी के बाद यह बूंद जीवन देने वाली बनकर आई और धरती में दबे बीजों को जगा दिया इसने, है ना। जो धरती के अंदर जितने भी बीज थे, अब सूखे में तो वो उसमें अंकुर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसमें पानी की बूंद गिरती है वैसे ही उसमें जो है एक छोटा सा पौधा निकल आता है और मानव प्रकृति को की नव जीवन की अंगड़ाई लेने जैसा था। तो ये जो दृश्य था, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा प्रतीत होता है मानव की प्रकृति जो है एक नए जीवन को जी रही हो और उस नए जीवन की अंगड़ाई ले रही हो। ठीक है, चलिएगा इसका आप शब्दार्थ लिखें और फिर आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार बुक से ली गई हैं, मल्हार बुक के पहली बूंद से ली गई हैं। तो यहाँ इस कविता में क्या कहा गया है कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की लय अंगड़ाई। तो आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार बुक के पहली बूंद से ली गई हैं। इसके कवि कौन हैं? गोपाल कृष्ण कौल हैं और इस कविता में उन्होंने वर्षा ऋतु की पहली बूंद के बाद पृथ्वी पर जो परिवर्तन होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया है या इसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो अब फिर आप यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे कि कवि के अनुसार वर्षा ऋतु का पहला दिन आते ही जब पहली बूंद धरती पर गिरी तो प्रकृति में एक नया उत्साह जाग उठता है ना। एक नई प्रकार का उत्साह जो है प्रकृति में जाग उठता है। तपती गर्मी के बाद एक बूंद जीवन देने वाली बनकर आई और धरती में दबे हुए बीजों को उसने जगा दिया है। चलिए आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? धरती के सूखे अधरों, क्या कहा? धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। अब क्या कहते हैं? यहाँ कवि कहते हैं, अधर कहते हैं होठों, अधरों, धरती के सूखे होठों को। जब आपको प्यास लगती है तो आपके जो होंठ हैं वो क्या हो जाते हैं? होंठ, आपके होंठ जो हैं सूख जाते हैं। वसुंधरा यहाँ पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, और ये जो बूंद आई पहली बूंद, ये अमृत के समान, एक सूखे होंठ, जब आपको बहुत प्यास लगी हो और आपको अमृत
ये जो बूंद थी ये अमृत सी आकर के गिरी किसके, धरती के अधरों पर, धरती के होठों पर। वसुंधरा की रोमावली, वसुंधरा कहा जाता है बच्चों धरती को, पृथ्वी को, है ना, धरती को। रोमावली कहा जाता है किसे, शरीर के रोमों की पंक्ति को, शरीर के रोमों की पंक्ति को। ठीक है, तो गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब फुल की मुस्काई। हरी दूब आप जानते हैं ना, हरी घास, और बरसात में तो आपको बहुत सारी घास, सभी जगह जो है हरी दूब दिखने को मिल जाती है। हरी दूब पुल की मुस्काई, पुल की मुस्काई प्रसन्न हो करके खिल जाती। बरसात में या वर्षा ऋतु में ये बूंद जो है आपको हरी भरी दिखती है। हरी बूंद पुल की मुस्काई, प्रसन्न होकर के खिल जाना, प्रसन्न होकर खिल उठी। प्रसन्न होकर खिल उठी, तो वसुंधरा की रोमावली सी। तो अब इसका अर्थ क्या लगाएंगे आप, अर्थ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में या इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जैसे सूखी और प्यासी धरती के होठों पर यह पहली बूंद अमृत जैसे गिरी। जैसे जब हमें बहुत प्यास लगती है ना, और प्यास से हमारा मन और हमारा पूरा शरीर जो है शिथिल हो जाता है, तो उस समय एक बूंद जो पहला हमें कोई एक थोड़ी सी पानी दे दे तो वो अमृत समान हमें लगती है। तो ऐसे ही जब वो पहली बार, क्योंकि अभी धरती वर्षा ऋतु से पहले भीषण गर्मी आती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो ग्रीष्म ऋतु चरम सीमा पे होने के बाद ही वर्षा ऋतु आएगी। तो उस समय यानी वर्षा से पहले धरती के सभी प्राणी जो है गर्मी से परेशान हो जाते हैं, धरती सूख जाती है, और तब जो पहली बूंद गिरती है वो बूंद ऐसा लगता है कि धरती के जो होंठ हैं, उसके जो अधर हैं वो सूख चुके हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, ये जो बूंद है ये अमृत के समान मानो जो है धरती के अधरों में आकर के ये जो है अमृत के समान महसूस होती है, अमृत के समान प्रतीत होती है। वसुंधरा की रोमावली से, वसुंधरा की रोमावली से। अब आपके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम आते हैं ना, छोटे छोटे बाल होते हैं ना हमारी बॉडी में। तो हमारे शरीर में जिस प्रकार से, तो ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, इसकी हरी दूब पुल की मुस्काई, वसुंधरा की रोमावली यानी कि रोमों की पंक्तियों से प्रसन्न होकर, रोमों की पंक्ति, शरीर के जो रोम होते हैं ना, हमारे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनमें हल्के हल्के बाल आते हैं, ठीक है। तो वही उस धरती को, यानी कि धरती का मानवीकरण इस कविता में कवि ने किया है कि वो जो धरती है और उस धरती में जो हरी बूंद खिली हुई है वो ऐसी प्रतीत हो रही हो कि उस वसुंधरा की रोमावली हो। पहली बूंद जब धरती पर आती है तो हरी बूंद, जो हरी दूब है, वो भी पृथ्वी की रोमावली, रोमों की पंक्तियों के समान दिखती है। जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र और पंक्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। आपने दूब देखा होगा, वो भी कुछ इस प्रकार से ही लग रही है धरती पर जब पहली बूंद इस धरा पर आई। ठीक है, आगे देखिए। आसमान में उड़ता सागर, लगा लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहता है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं धरती बादल, धरती की तरुणाई। ठीक है, सागर, आसमान में उड़ता सागर, सागर कहते हैं समुद्र को, सागर कहा जाता है समुद्र को। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, स्वर्णिम मतलब
सुनहरा, सोने जैसा, सुनहरा या फिर सोने जैसा। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। नगाड़े जानते हैं आप, एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाया जाता है, एक बजाने वाला। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। तरुणाई का अर्थ बादल धरती की तरुणाई अर्थात युवा अवस्था। अब क्योंकि देखिए, जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है तो हमारे सारे जो हड्डियां और जो हमारी मांस होती है सारा शिथिल पड़ जाता है ना। और देखिए, युवा अवस्था में आपकी सभी चीजें जो है, आपकी बॉडी, आप जो है युवा दिखते हो, तरोताजा दिखते हो। तो जिस प्रकार से एक वृद्ध आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति जो है या एक वृद्ध औरत जो है बहुत कमजोर पड़ जाती है, ऐसे ही ये धरती जो है इस भीषण गर्मी के कारण क्या हो गई है, बहुत कमजोर, बूढ़ी दिखने लग गई है, क्योंकि सूख चुकी है। सारी धरती के जितने भी जन हैं और पेड़ पौधे हैं वो सूख चुके हैं। तो ये जो धरती है वो कैसी दिखती है, उस भीषण गर्मी के चरम सीमा पर ये धरती दिखती है मानो वो सूखी हुई सी लगती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु की पहली बूंद गिरती है धरती पर, ऐसे ही तो क्या कहते हैं कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति में हुए बदलाव पर कवि कहता है कि आसमान में उड़ते बादल और चमकती बिजलियां। अब आपने देखा होगा जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल इधर उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जो है उड़ते रहते हैं और बिजलियां भी चमकती हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि आसमान में उड़ता सागर, किसका सागर, ये जो बादलों का है, ये कैसा लग रहा है, और लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो ये जो बिजलियां चमकती हैं वो मानो सुनहरे पंखों से युक्त सागर के समान लग रहे हैं। गरजते बादलों की आवाज किसी नगाड़े के समान है। जो बादल गरज रहे हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, किसको जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। ये जो आसमान में बादल गरज रहे हैं वो जो है ऐसा लग रहा है कि नगाड़े बजा बजा करके धरती की यौवन अवस्था को, धरती की युवा अवस्था को जगाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि जागो, अब जो है वर्षा आने वाली है, चारों तरफ हरियाली छाने वाली है। तो ये जो आसमान में जो ये बादल हैं और ये जो बिजलियां चमक रही हैं, ये सागर के समान लग रही हैं, और गरजते बादलों की जो आवाज है वो किसी नगाड़े के समान है। ठीक है, और वो नगाड़े बजा करके किसको जगा रहे हैं, वो बादल नगाड़े बजा करके धरती की तरुणाई यानी कि युवा अवस्था को वो जागृत कर रहे हैं कि अब जागो, धरती की युवा अवस्था को जगाने का वो प्रयास कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में नीले नयनों सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा बिगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कवि, नीले नयनों सायह अंबर। नीले नयनों यानी कि नीली आकाश जो है नीले आंखों के समान दिख रही है। आसमान ऐसा ही तो होता है, नीला है ना, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। नीले नयनों सायह अंबर अर्थात आकाश नीली आंखों के समान दिख रहा है। काली पुतली से ये जलधर, और देखो हमारी आंख के अंदर, हमारी
आंख के अंदर एक काली पुतली भी होती है ना, होती है, एक काली पुतली भी होती है ना, पूरा ये काला ही होता है। ठीक है, आपकी आंखों के इधर जो है एक अंदर जो है एक काली पुतली भी होती है। ठीक है, तो इस नीले आसमान का, नीले नयनों सा यह अंबर, इस आसमान की तुलना नीले आंखों से कर दिया कि ये जो नीला आसमान है ये जैसे कैसे लग रहा है, जैसे कोई नीली आंख होगी। और इसके अंदर जो काली पुतली है उसे जलधर कहा है। जलधर कहते हैं किसको? बादलों को। जलधर कहा जाता है बादलों को। तो आंख के अंदर जो ये काली पुतली है इसको कहा कि ये जो है ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि इसके अंदर कोई जलधर हो, अर्थात कि कोई बादल हो। ठीक है, आगे कहते हैं करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, दया से पिघल कर वर्षा रूपी अश्रु बहाकर। अब देखो ये यहाँ से आपकी आंखों से क्या निकलते हैं? अश्रु निकलते हैं ना। तो करुणा विगलित अश्रु बहाकर, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये जो आसमान है वो धरती की इस दशा को देख करके उसे दया आई हो और उस करुणा के कारण दया से पिघलकर वो वर्षा रूपी अश्रु बहा रही हो। इस धरती की स्थिति को देखकर वो जो आंख है, जो नीला आसमान जिसको आंख कहा है यहाँ कवि ने, वो आंख जैसे क्या कर रही हो? अश्रु बहा रही हो। धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की लंबी समय की प्यास उसने जैसे बुझा दी हो। बूढ़ी धरती शिष्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। और जो ये बूढ़ी धरती है जो सूख चुकी थी, बूढ़ी धरती क्यों कहा? क्योंकि वो सूख चुकी है वर्षा के बिना, वर्षा के भीषण गर्मी के कारण, और उसकी जो धरती है वो बंजर हो चुकी है, तो इसलिए उसे कहा है बूढ़ी धरती शस्य श्यामला। शस्य श्यामला का अर्थ होता है फसल से हरी भरी। ठीक है, फसल से हरी भरी। फसल से हरी भरी, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। ये जो बूढ़ी धरती है वो फिर से हरी भरी बनने के लिए ललचाई। ललचाई यानी उसकी इच्छा हुई फिर से कि वो क्या करे, वो फिर से हरी भरी हो जाए। जो बंजर भूमि थी वो भी ललचाई जिन इस वर्षा की बूंद से। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बार ये बूंद जो है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आई, तो उसको भी लालच आया कि वो भी क्या करे, वो फिर से हरी भरी हो जाए। तो नीली नयनों सा यह अंबर, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती के चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा कि नीला आसमान मानो नीले नयनों की भांति है, नीले नीले आंखों की भांति है, और उस पर छाए काले बादल उसकी काली पुतलियों जैसी लग रही है। क्योंकि क्या, काली पुतली से ये जलधर, ये जो उसके बादल हैं वो काली पुतली के समान, जिस प्रकार हमारी आंख में क्या होती है, काली पुतली होती है, तो इस आंख, इस बादल के यानी आसमान में जो बादल हैं वो काली पुतली के समान लग रही हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये जो आंख है धरती की करुण दशा को देख करके वो अश्रु बहा रही हो और धरती की चिर यानी लंबी समय से जो उसकी प्यास थी उसको बुझा रही हो, और इससे बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। जो बंजर भूमि थी, जो सूख गई थी, वो फिर से हरी भरी होने के लिए ललचाई। उसके मन में भी अब जो है हरी भरी बनने की ललचाई यानी इच्छा हुई। जब पहली बूंद धरती पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। तो ये कविता लिखी है और इस कविता में हमने वर्षा ऋतु की पहली बूंद यानी कि
बारिश जब वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु के बाद जब पहली बूंद धरती पर गिरती है, तो बच्चों इस कविता को हमने आज की क्लास में समझा और शब्दार्थ हमने आपको बताए। कल की क्लास में आपको किस प्रकार से लिखना है, साथ में हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे इस कविता के कुछ प्रश्न। और इस कविता के माध्यम से कवि जो है वर्षा ऋतु की पहली बूंद के बाद धरती में जो परिवर्तन आते हैं उनका यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। किस प्रकार से भीषण गर्मी के बाद हमारी धरती जो है एक नए उल्लास के साथ, एक नए उमंग के साथ वर्षा ऋतु का आगमन होता है और उसका वो स्वागत करती है। ठीक है, और धरती फिर से जो है हरी भरी हो जाती है। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से लिखेंगे कैसे, ये हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।